हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 17 अप्रैल 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज हम डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से कोरोना वायरस को लेकर भारत ने अभी तक एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और मामले भी यहाँ पर और देशों के मुकाबले कम हैं, इस पर एक रिपोर्ट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और एशिया में शून्य ग्रोथ हो सकती है, ऐसी आशंका जताई जा रही है आईएमएफ द्वारा। खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 29.83 करोड़ टन रखा गया है। इसके साथ ही जिस तरीके से यूरोप में 10 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित अब हो चुके हैं, इन सभी न्यूज़ों को हम कवर करेंगे। इसके साथ हम एडिटोरियल पेज, बिजनेस, स्पोर्ट्स, नेशनल, इंटरनेशनल सभी पेजों को देखेंगे कि ऐसी कौन सी न्यूज़ है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है या फिर डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स के तौर पर रख सकते हैं। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी नेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। 4 नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहली है, कोरोना से लड़ाई में भारत अब तक अव्वल। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दुनिया के दूसरे देशों से भारत हर मोर्चे पर आगे है। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर कोरोना के मरीजों की संख्या भी यहाँ पश्चिमी देशों से काफ़ी कम है। अगर कोरोना मरीजों की संख्या दोगुनी होने का हिसाब लगाया जाए तो इससे भी भारत की स्थिति बेहतर है। यहाँ मरीजों की संख्या दोगुनी होने में पश्चिमी देशों से ज़्यादा वक्त लग रहा है। भारत में कोरोना के टेस्ट कम होने का आरोप भले लगाया जाता हो, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि भारत में 24 टेस्ट करने पर एक पॉजिटिव मरीज मिल रहा है, जबकि अमेरिका में हर 5 टेस्ट में एक पॉजिटिव मरीज मिल रहा है। सोच सकते हैं कि अमेरिका या यूरोप में कितनी भयावह स्थिति है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर के डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर के अनुसार दुनिया का सबसे बेहतर टेस्टिंग करने वाले देशों में भी अब भारत शुमार हो गया है। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग के मामले में जापान का सबसे अधिक उदाहरण दिया जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि जापान एक मरीज को ढूंढने के लिए 11.7 टेस्ट करता है। इसी तरह एक मरीज के लिए इटली औसतन 6.7 टेस्ट, अमेरिका 5.3 टेस्ट और ब्रिटेन 3.4 टेस्ट कर रहा है। वहीं भारत को एक मरीज ढूंढने के लिए औसतन 24 टेस्ट करने पड़ रहे हैं। इस तरह मरीजों की संख्या के लिहाज से भारत दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में कई गुना अधिक टेस्ट कर रहा है। और इसमें जो एक ग्राफ द्वारा समझाया गया है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसमें इसी न्यूज़ में छोटे से पॉइंट दिए गए हैं कि मास्क व शारीरिक दूरी का हो कड़ाई से पालन। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जोर देकर कहा है कि सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क पहनने, शारीरिक दूरी रखने और 5 या ज़्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर प्रतिबंध जैसे नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाना चाहिए, ताकि देश में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लागू लॉकडाउन का प्रभावी अमल सुनिश्चित हो सके। गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी है। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि 988 नए मामले और 13,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। देश में कोरोना संक्रमण का प्रकोप थम नहीं रहा है। गुरुवार को 988 नए मामलों के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 13,407 पर पहुंच गई है। हालांकि नए मामलों की संख्या में हल्की गिरावट है। सोमवार को नए मामलों का आंकड़ा 12,000 के पार पहुंच गया था, लेकिन अब तक किसी एक दिन में सामने आए सबसे ज़्यादा मामले थे। गुरुवार को 34 और लोगों की मौत के साथ मृतकों की कुल संख्या 452 पर पहुंच गई है। इस बीच एक अच्छी खबर यह भी रही कि एक दिन में इस बीमारी से निजात पाने वालों की संख्या में भी अच्छा खासा इजाफा देखा गया है। 221 और लोगों के ठीक होने के बाद अब तक संक्रमण से मुक्त हो चुके लोगों की संख्या 1594 हो गई है। और इसमें महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां संक्रमितों की संख्या 1,000 से ज़्यादा हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 271 नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या 1255 हो गई है। गुजरात में भी 163 नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या 929 पर पहुंच गई है। बंगाल में संक्रमण के कुल मामले 24 बढ़कर 237 तक पहुंच गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, फिल्म अभिनेता रंजीत चौधरी का निधन।
खट्टा मीठा, बातों बातों में और खूबसूरत जैसी चर्चित फिल्मों में अभिनय करने वाले अभिनेता और लेखक रंजीत चौधरी का बुधवार को निधन हो गया। वह 64 वर्ष के थे। उनकी बहन रॉयल पद्मसी ने सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर साझा करते हुए उनके निधन की जानकारी दी। और रॉयल के मुताबिक गुरुवार को रंजीत का अंतिम संस्कार किया गया और उनकी याद में लॉकडाउन खत्म होने के बाद 5 मई को शोक सभा का आयोजन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 1981 में अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म कालिया में काम करने के बाद वह अमेरिका चले गए थे। उन्होंने मशहूर द ऑफिस जैसे अमेरिकी शो में भी अभिनय और लेखन का काम किया था। नेक्स्ट न्यूज़ है, अब रेडियो पर भी लगेगी बच्चों की क्लास। लॉकडाउन के चलते घरों में बैठे उन बच्चों तक भी सरकार पहुंचने की कोशिश कर रही है जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं और जिनके पास स्मार्टफोन, इंटरनेट या टेलीविजन जैसी कोई सुविधा नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब ऐसे बच्चों तक रेडियो के जरिए पहुंचने की तैयारी में है। यानी ऐसे बच्चों की क्लास अब रेडियो पर लगेगी। एनसीईआरटी को उपयोगी और गुणवत्ता ऑडियो सामग्री तैयार करने को कहा गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यह कदम उस समय उठाया है जब लॉकडाउन के चलते स्कूली बच्चों की घर बैठे ही ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। इसके तहत बच्चों के लिए टेलीविजन, यूट्यूब, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्मों के जरिए लाइव और ऑडियो वीडियो कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। तो ये एक अच्छी शुरुआत है ताकि वो वर्ग जहाँ तक अभी बच्चे शिक्षा से दूर हैं शायद उनको लाभ मिल सके। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में 3 न्यूज़ हैं हमारे लिए। पहली है कि अमेरिका में महज 9 दिन में 20,000 की मौत हो गई है। कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में महज 9 दिनों में मरने वालों का आंकड़ा 10,000 से बढ़कर 20,000 हो गया है। देश में संक्रमित लोगों की संख्या भी 6.5 लाख के करीब पहुंच गई है। इसके बावजूद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका में महामारी का सबसे बुरा दौर बीत चुका है और जल्द ही वह राज्यों के गवर्नरों के साथ चर्चा कर अर्थव्यवस्था को दोबारा खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी करेंगे। अमेरिका में बुधवार को कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 20,000 के पार पहुंच गई है। देश में इस महामारी से पहली मौत 29 फरवरी को हुई थी और 10,000 के आंकड़े तक पहुंचने में 38 दिन लगे थे। और लेकिन ये आंकड़ा अभी और भविष्य में बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने हालांकि व्हाइट हाउस में पत्रकारों से नियमित बातचीत में कहा, जंग जारी रहेगी, लेकिन डाटा से जाहिर होता है कि नए मामलों में हमने महामारी के चरम दौर को पार कर लिया है। उम्मीद है कि हम आगे भी प्रगति करते रहेंगे। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने महामारी के चलते ठप पड़ी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को 1 मई से खोलने की संभावना जताई थी। ट्रंप ने हालांकि कहा कि हालात सामान्य होने पर कुछ राज्य पहले ही अर्थव्यवस्था खोल सकते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। यूरोप में 10 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव। महामारी से बुरी तरह प्रभावित यूरोप में कोरोना वायरस टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए लोगों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है। यूरोपीय देशों में मरने वालों का आंकड़ा भी 90,000 से अधिक हो गया है। यूरोप में स्पेन और इटली पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है। ब्रिटेन में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए ब्रिटिश सरकार लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की तैयारी में है, जबकि जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने लॉकडाउन में धीरे धीरे ढील देने का ऐलान किया है। राष्ट्रीय प्राधिकरणों के डाटा और विश्व स्वास्थ्य संगठन की जानकारी के अनुसार महामारी से सबसे ज्यादा जूझ रहे यूरोप महाद्वीप में अब तक संक्रमित पाए गए 10 लाख से ज्यादा लोगों में 90,000 की मौत हो चुकी है। महाद्वीप में महज 10 दिन में ही संक्रमित लोगों का आंकड़ा दोगुना हो गया है। महामारी नहीं थमने के कारण ब्रिटेन की सरकार लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने में जुट गई है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए देश में पिछले माह 3 हफ्ते के लिए तमाम उपायों का ऐलान किया गया था। इसके बावजूद ब्रिटेन में संक्रमित लोगों की तादाद 1 लाख के पार पहुंच गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है, चीन ने गुपचुप किया परमाणु परीक्षण। हालांकि चीन ने ये आरोप जो है वो अमेरिका ने लगाया है और चीन ने इसका खंडन किया है। अमेरिका ने चीन पर गुपचुप तरीके से कम शक्ति वाले परमाणु परीक्षण का आरोप लगाया है। अमेरिका का कहना है कि इस तरह के विस्फोट पर प्रतिबंध के अंतर्राष्ट्रीय करार के बावजूद चीन ने ऐसा कदम उठाया है।
हालांकि चीन ने किसी भी परीक्षण से इनकार किया है। पहले ट्रेड वॉर और अब कोरोना वायरस के कारण अमेरिका और चीन के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। अमेरिका का कहना है कि वुहान में फैले इस वायरस को संभालने में चीन की लापरवाही के कारण ही दुनिया में इस महामारी का प्रकोप हुआ है। महामारी के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने को लेकर चीन ने कई बार नाराजगी जताई है। अब अमेरिका की ओर से परमाणु परीक्षण के आरोप से यह तनातनी और गहराने की आशंका है। चीन द्वारा परमाणु परीक्षण करने की खबर पहले सबसे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित हुई थी। तो ये इंटरनेशनल पेज की 3 न्यूज़ थी हमारे लिए इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है चीन से दूरी बनाने वाली जापानी कंपनी को लेकर होड़। चीन से दूरी बनाने वाली जापानी कंपनियों को अपने यहां लाने के लिए भारतीय राज्यों में होड़ मच गई है। कोरोना वायरस के वैश्विक महामारी में चीन की भूमिका और उसके रवैये के बाद जापान सरकार ने चीन में काम कर रही अपनी कंपनियों को वहां से शिफ्ट करने के लिए कहा है। उन्हें वापस जापान लौट जाने की सूरत में सरकार ने उनके मदद के लिए $200 करोड़ यानी करीब 15,000 करोड़ रुपए का फंड रखा है। चीन से बाहर किसी अन्य देश में जाकर उत्पादन करने पर इन जापानी कंपनियों को $21.5 करोड़ की मदद का प्रस्ताव रखा गया है। भारत के राज्यों की नज़र इस पर मदद राशि पर है। जापानी कंपनियों को अपने राज्य में लाने में कामयाब होने पर अमेरिका व अन्य देशों की कंपनियां भी उस राज्य में अपनी यूनिट लगाने के लिए प्रेरित हो सकती हैं। यही वजह है कि गुजरात सरकार के प्रमुख सचिव मनोज दास ने जापान के सरकारी और व्यापारिक प्रमुखों को इस संबंध में पत्र भी लिख दिया है। गुजरात सरकार का कहना है कि उनके यहाँ पहले से कई जापानी कंपनियां काम कर रही हैं। जापानी कंपनियों के लिए अलग से औद्योगिक पार्क भी है। गुजरात सरकार 30 प्रकार से अधिक क्षेत्रों से जुड़ी यूनिट लगाने पर कई वित्तीय छूट दे रही है। राज्य सरकार के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन के समाप्त होते ही चीन से बाहर निकलने की इच्छुक जापानी कंपनियों को गुजरात में लाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 29.83 करोड़ टन निर्धारित। मानसून की अच्छी बारिश के मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मद्देनजर फसल वर्ष 2020-21 में 29.83 करोड़ टन खाद्यान्न के रिकॉर्ड उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राजधानी दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय खरीफ सम्मेलन 2020 के दौरान इसकी घोषणा की गई है। सम्मेलन के दौरान खाद्यान्न की पैदावार व उत्पादकता बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा के साथ पोषक सुरक्षा पर बल दिया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद कहा कि किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लक्ष्य को प्रेरित करने के लिए इसे मिशन मोड में लिया जाना चाहिए। कोरोना वायरस की महामारी के चलते तोमर इस बार खरीफ सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन की खेती में राज्यों की जरूरतों को मंत्रालय पूरा करेगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य फसलों की पैदावार बढ़ाने की रणनीति पर राज्यों के साथ विचार कर समस्याओं का समाधान करना था। तोमर ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण असाधारण स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसका सभी लोगों को मिलकर सामना करना है। प्रधानमंत्री का हवाला देते हुए तोमर ने कहा कि उनकी सरकार इस संकट में गांव, गरीब और किसान को उबारने का हर संभव प्रयास करेगी। नेक्स्ट न्यूज है एशिया में शून्य ग्रोथ की आशंका, आईएमएफ। कोरोना महामारी के कारण इस साल एशिया की आर्थिक विकास दर शून्य रह सकती है, यानी सकल घरेलू उत्पाद में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। ऐसा हुआ तो यह पिछले 60 साल का सबसे बुरा प्रदर्शन होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ऐसी आशंका जताई है। आईएमएफ ने कोविड-19 महामारी और एशिया प्रशांत क्षेत्र 1960 के दशक के बाद की सबसे कम वृद्धि दर शीर्ष में एक ब्लॉग में कहा था कि इस महामारी का एशिया प्रशांत क्षेत्र में गंभीर और अप्रत्याशित असर होगा। आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टीना जॉर्जिवा ने कहा है कि कोरोना संकट से जूझ रहे देशों की सहायता के लिए संस्था बतौर लोन $1 लाख करोड़ करीब 75.81 लाख करोड़ की वित्तीय मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। आईएमएफ का कहना है कि 2020 में एशिया की आर्थिक वृद्धि दर शून्य रहने की आशंका है। एशिया की आर्थिक वृद्धि दर वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान 4.7% और एशियाई वित्तीय संकट के दौरान 1.3% थी।
शून्य वृद्धि दर करीब 60 साल की सबसे खराब स्थिति में है। और इसमें जो चीन की ग्रोथ बताई गई है वो 1.2 1.2% चीन की ग्रोथ बताई गई है। ये बिजनेस पेज की 3 न्यूज़ थी हमारे लिए। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में हमारे लिए 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है कोरोना वायरस से जंग में सहायक बाधक तत्व। जिस तरीके से लॉकडाउन का इसमें प्रावधान है, सबसे मतलब कारगर जो प्रावधान माना जा रहा है लॉकडाउन का, किस तरीके से आप घरों में रहकर आप अपने आप को कोरोना से बचा सकते हैं, अपने हाथों को धोते रहिए, इन सब बचाव को लेकर और बाधक तत्व कौन कौन से हैं लिखा गया है ये आर्टिकल। और ये आर्टिकल लिखा है दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर निरंजन कुमार ने। दूसरा आर्टिकल है हमारा कड़ी चुनौतियों से जूझती पुलिस। आज के समय में लॉकडाउन का नियमित पालन कराना और उन क्षेत्रों में जाना जहां पर पॉजिटिव केस पाए जा रहे हैं और वो स्वयं आगे आकर अपना परीक्षण नहीं करा रहे हैं, तो मेडिकल टीम के साथ जाना, और पुलिस को उसमें काफ़ी मशक्कत हो रही है, काफ़ी उसमें पुलिस पर हमला भी किया जा रहा है। इन्हीं सब चुनौतियों से जूझ रही है पुलिस, और लिखा गया है ये आर्टिकल इसी पर। और ये आर्टिकल लिखा है भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी महेश भारद्वाज द्वारा। और तीसरा आर्टिकल है राहुल गांधी की राय। यानी कि जिस तरीके से कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन को एक कारगर उपाय नहीं बताया था, उन्होंने कहा था कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षण होना चाहिए ताकि मरीजों को ढूंढकर उनका उपचार किया जाए। उस पर लिखा गया है ये तीसरा आर्टिकल। सबसे पहले हम अपने पहले आर्टिकल को देख लेते हैं। पहला आर्टिकल है कोरोना वायरस से जंग में सहायक बाधक तत्व। कोरोना वायरस से उपजी महामारी कोविड-19 से लड़ाई में भारत ने जिस तत्परता और धैर्य का परिचय दिया है, उससे पूरी दुनिया में देश का मान बढ़ा है। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों ने भी इस आपदा में अपने सारे संसाधन झोंक दिए हैं। लेकिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई अकेले सरकार के बूते नहीं लड़ी जा सकती है। राज्य सत्ता या स्टेट के अलावा नॉन स्टेट एक्टर्स यानी सरकार से इतर लोगों की भी इसमें लड़ाई की बड़ी भूमिका है। नॉन स्टेट एक्टर्स का अर्थ है सरकार से असंबद्ध वे सभी संगठन, समूह और लोग जो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से शक्तिशाली हैं और विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। इनमें बुद्धिजीवी, मीडिया, एनजीओ, सामाजिक धार्मिक संगठन, कारपोरेट जगत, फिल्म खेल जगत और आम लोग भी शामिल हैं। देखिए, आम लोगों में तो हम और आप लोग हैं जो घर पर रहकर लॉकडाउन का पालन कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं, अपने हाथों को सैनिटाइज बार बार करते रहिए, धोते रहिए। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो हम लोग आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई मेहनत नहीं है और ये सभी को करना चाहिए। ये छोटा सा एक बच्चा भी कर सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। और इसमें जिस तरीके से फिल्म जगत के लोग भी आगे आकर इसमें अब बता रहे हैं, जैसा कि कल सलमान खान द्वारा जो तबलीगी जमात के लोग हैं उनको जोकर की संज्ञा दी गई है, और उन्होंने जो डॉक्टरों पर हमला कर रहे हैं उनको उनकी कड़ी निंदा करी है। और रतन टाटा द्वारा 1500 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज यानी कि जो सहायता पैकेज है उसकी घोषणा करी गई है। और भी क्षेत्र के लोग, फिल्म क्षेत्र हों, खेल जगत, सभी लोग इसमें आगे आकर जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि आप कोरोना वायरस से लड़ाई में सहयोग करिए, लॉकडाउन का पालन करिए और सोशल डिस्टेंसिंग को बेहतरीन तरीके से पालन करिए। कोरोना से लड़ाई में भारत की जीत हार एक एनएसए की भूमिका पर भी काफी कुछ निर्भर है। हमारे यहाँ दो तरह के एनएसए हैं। एक तो नकारात्मक है और निहित स्वार्थवश हर चीज को शक की नजर से देखते हुए बाल की खाल निकालने में जुटे रहते हैं। मसलन कोरोना से उपजे हालात से निपटने के लिए सबसे जरूरी चीज है धन और उसका सही आवंटन, जिसके लिए प्रधानमंत्री केयर्स फंड का गठन किया गया। इस पर तत्काल ऐसे लोगों की आक्रामक प्रतिक्रिया शुरू हो गई। एक छद्म उदारवादी बुद्धिजीवी ने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के रहते इसकी क्या जरूरत है। एक याचिकाबाज वकील तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जानना जरूरी है कि प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के मुकाबले अपने गठन और कार्य प्रणाली में पीएम केयर्स फंड ज्यादा पारदर्शी है। देखिए, दोनों अलग अलग है। प्रधानमंत्री का जो अभी केयर्स फंड है वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस के लिए किया खोला गया है, और प्रधानमंत्री रिलीफ फंड
उसमें बाढ़ प्रभावित या फिर दूसरों की मदद के लिए फंड होता था। अगर प्रधानमंत्री ने इस महामारी को, जो वैश्विक महामारी बन गई है, उसके लिए एक अलग फंड चला दिया है, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं के लिए नहीं चलाया है, वो निजी फंड नहीं है, वो भारत सरकार का यानी प्रधानमंत्री कार्यालय का फंड है, तो भी कुछ बुद्धिजीवी, कुछ ज़्यादा ही बुद्धिजीवी लोग उस पर भी शक कर रहे हैं कि ऐसे फंड की क्या ज़रूरत थी। कुछ लोग, कुछ वकील सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दे दी है कि ये इस फंड की क्या ज़रूरत थी। अगर उस फंड को ओपन किया गया है, उसे खोला गया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए खोला गया है। इतने लाखों लोगों को मनरेगा की पेमेंट करना, उनके जो महिलाएं हैं 1-1 हज़ार रुपये उनके महीने उनके फंड में उनके जनधन अकाउंट में डालना, ये सब भारत सरकार ही कर रही है। और ये भारत सरकार अगर कर रही है तो वो प्रधानमंत्री केयर्स फंड में जो पैसे आएंगे उससे भी उसकी मदद ले सकती है। देखिए, भारत सरकार अपने भरसक प्रयास कर रही है, हाँ, लेकिन आलोचनाएं होती रहेंगी, और इस समय आलोचनाओं को नहीं देखना है। जिस तरीके से भारत सरकार कोरोना वायरस को लेकर लड़ाई कर रही है, हम भारतवासी ही नहीं, पूरा विश्व इस समय भारत की प्रशंसा कर रहा है। सोशल मीडिया एनएसए का एक अन्य प्रमुख घटक है। इसकी भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। भारत में कोरोना संक्रमण की रोकथाम की कोशिशों के खिलाफ समुदाय विशेष को भड़काने, उकसाने के लिए टिकटॉक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया मंचों पर बड़े पैमाने पर भड़काऊ वीडियो डाले जा रहे हैं। 30,000 से अधिक वीडियो का विश्लेषण कर एक कंपनी वाइजर इन्फोसेक ने रिपोर्ट दी है कि कोरोना वायरस को लेकर गलत जानकारियां स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी सलाहों के खिलाफ मजहब की आड़ में भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया पर परोसी जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस बारे में सोशल मीडिया कंपनियों को आगाह किया है। धार्मिक संगठन और धर्म गुरु भी प्रभावशाली एनएसए हैं। भारत में तो ये खासे असरदार हैं, लेकिन तबलीगी जमात और उनके प्रमुख मौलाना साद की कोरोना संक्रमण फैलाने में जो खतरनाक भूमिका रही, वह किसी से छिपी नहीं है। देश में कई हिस्सों में जमातियों का डॉक्टर्स नर्सों से बदसलूकी करने, उन पर हमला करने, इलाज के में असहयोग करने, छिपाने का काम किया जा रहा है। और तबलीगी जमात ने तो, अगर कहा जाए, उन्होंने ही कोरोना वायरस को भारत में फैला दिया है, नहीं तो इतने आंकड़े ना होते। और हम और आप जो इस तरीके से इस समय लॉकडाउन में हैं या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का तो हम पालन करते रहते, लेकिन लॉकडाउन से हम बाहर आ गए होते, अभी ना आए होते, 30 अप्रैल तक पूरी तरीके से बाहर आ चुके होते, और भारत के उद्योग धंधे फिर से शुरू लगभग जो अभी 50% शुरू होने हैं, वो 10% तक, 100% तक शुरू हो सकते थे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ तबलीगी जमात की वजह से ये हुआ है, और यही कारण होता है कि कुछ लोगों की वजह से पूरे समुदाय को बोला जाता है। अफसोस है कि अनेक तथाकथित बुद्धिजीवी और सेकुलिस्ट उनका बचाव कर रहे हैं। इस मामले में कई उलेमाओं के बयान ज्यादा जिम्मेदारी से भरे दिखे। जाहिर है कि एनएसए में नकारात्मक लोग ही नहीं हैं। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा सही सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने और जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहा है। इस तरह अनेक सामाजिक संगठन वंचित तबकों के लोगों को भोजन और दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं। कुछ सेवाभावी लोगों ने तो कमजोर तबकों की मदद के लिए रातों रात अपने को संगठित करने का काम भी किया है। इस तरह विभिन्न धार्मिक संस्थाओं ने प्रधानमंत्री फंड में बड़ी राशि दान दी है। कारपोरेट जगत भी पीछे नहीं है। टाटा समूह, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और अन्य औद्योगिक घराने कारोबार कोरोना से लड़ाई में कंधे से कंधा मिला रहे हैं। फिल्म और खेल जगत के कई सितारे भी हर संभव मदद कर रहे हैं। सबसे महती भूमिका देश की आम जनता निभा रही है। संकट की इस घड़ी में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक के लोग एक साथ नजर आ रहे हैं, और ये वाकई में सराहनीय है कि इस महामारी से सिर्फ और सिर्फ एकजुट होकर ही लोग मुक्ति पा सकते हैं, जो कि भारत में दिख भी रही है। अब नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, कड़ी चुनौतियों से जूझती पुलिस। आज जब पूरा देश कोरोना वायरस से उपजी वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझ रहा है, तब डॉक्टरों, स्वास्थ्य एवं सफाई कर्मियों के साथ साथ पुलिस की भी भूमिका अहम हो गई है। समाज की निगाहें पुलिस के कामकाज और उसके तौर तरीकों पर है। इस महामारी ने लोगों को घरों के अंदर बैठा दिया है, और उनके पास करने की कुछ खास काम उनके पास करने के लिए भी कोई खास काम नहीं है। इस परिस्थिति में कोरोना के खिलाफ जंग में कौन कितना काम और कैसे कर रहा है,
इसे जांचने परखने के लिए लोगों को समय भी मिल रहा है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो पहले से ही था, अब सोशल मीडिया की बदौलत जन जन तक हर जानकारी हाथों हाथ पहुंच रही है। देश की जनता न केवल पुलिस के कामकाज को देख रही है, बल्कि पुलिस के सामने आ रही चुनौतियों का संज्ञान भी ले रही है। वह पुलिस भी उन समस्याओं से अवगत कराने का भी कार्य कर रही है जो देश में कहीं पर भी सामने आ रही है। सोशल मीडिया के इस युग में किसी भी समस्या को छिपाना संभव नहीं है। और यह बात सच है कि जिस तरीके से पुलिस इसमें अपनी भूमिका निभा रही है वो वाकई में सराहनीय है, क्योंकि हम तो घरों में कैद हैं, लेकिन पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए बाहर तैनात है। अक्सर पुलिस की आलोचना होती है, लेकिन तमाम आलोचनाओं के बावजूद एक सभ्य समाज संकट की घड़ी में आम तौर पर सबसे पहले उसे ही याद करता है, भले ही उस संकट से निपटना सीधे तौर पर पुलिस की कार्याधिकार में ना आता हो। आज ऐसी ही स्थिति है। पुलिस लोगों को खाना, दवाएं मुहैया कराने के लिए उनकी अन्य जरूरतों को पूरा कर रही है। आज के माहौल को देखते हुए मुझे दिल्ली के वसंत कुंज थाने में बरसों पहले आई उस पीसीआर कॉल का स्मरण हो आता है, जिसमें एक सज्जन ने अपने कूलर में सांप घुस आने पर पुलिस से मदद मांगी थी। आज तो लोग हर तरह की सहायता के लिए पुलिस से मदद मांग रहे हैं। और दिल्ली के जिस तरीके आर्टिकल में ये आगे लिखा गया है कि दिल्ली के निजामुद्दीन जैसे इलाके में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पुलिस सहायता में बिना काम करना असंभव है, क्योंकि जब पुलिस वाले जाते हैं, स्वास्थ्य कर्मी जब जाते हैं तो जो कोरोना पॉजिटिव इलाके हैं या जो मुस्लिम इलाके हैं वहां से उन पर पत्थर बरसाए जाते हैं, उनको मारा जाता है। तो पुलिस को अब साथ ले जाना उनकी मजबूरी है, और ऐसे इलाकों में पुलिस भी जा रही है। कल अगर आपने टीवी चैनल्स या न्यूज़ चैनल देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि लोग पथराव कर रहे हैं पुलिस पर, और वो भी छतों से। नीचे पुलिस सिर्फ डंडा लिए हुए है और फायरिंग कर नहीं सकती क्योंकि वो उन्हें आदेश नहीं है, और लोग पत्थर बरसा रहे हैं, तब भी पुलिस उनकी मदद के लिए जा रही है। देखिए, पुलिस का ये एक रूप है जिसे हमको और आपको इस समय देखने की जरूरत है, क्योंकि पुलिस किस तरीके से अपना कार्य कर रही है, निष्पक्ष भाव से कर रही है, ये वाकई में सराहनीय है। दिल्ली के निजामुद्दीन जैसे इलाकों में स्वास्थ्य कर्मियों की सहायता पुलिस कर रही है। इस पर भी गौर करने की आवश्यकता है कि जहां स्वास्थ्य कर्मी सेहत के लिए पैदा किसी आपदा से निपटने के लिए प्रशिक्षित होते हैं, वही पुलिसकर्मी आमतौर पर ऐसे प्रशिक्षण से कम ही गुजरते होंगे। बावजूद इसके पुलिस इन विषम परिस्थितियों में अपनी कर्तव्यपरायणता द्वारा दूसरे सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के सामने अपने काम की मिसाल पेश कर रही है। चूंकि देशव्यापी लॉकडाउन को विस्तार दे दिया गया है, इसलिए यह तय है कि आने वाले दिनों में पुलिस की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है। उम्मीद है कि मौजूदा चुनौतियां पुलिस को और अधिक जिम्मेदार एवं संवेदनशील बनाएगी। नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल है राहुल गांधी की राय। कोरोना संकट से निपटने को लेकर अपनी राय प्रकट करने सामने आए राहुल गांधी ने यह कहकर तो सकारात्मक भाव का परिचय दिया कि अभी मोदी से नहीं, कोरोना वायरस से लड़ने का समय है, लेकिन यह रेखांकित कर उन्होंने नकारात्मकता ही प्रदर्शित की है कि लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने लॉकडाउन को जिस तरह खारिज किया, उससे लोगों में भ्रम फैलना तो हैरानी, अगर भ्रम फैल गया तो हैरानी नहीं होगी। ऐसे लोग यह मानते हैं कि सरकार लॉकडाउन के जरिए उनकी परेशानी बढ़ा रही है। तबलीगी जमात के लोग तो न केवल ऐसा सोच रहे हैं, बल्कि लॉकडाउन का हर संभव तरीके से उल्लंघन भी कर रहे हैं। आज यदि कोरोना के खिलाफ लड़ाई कठिन हो गई है तो जमातियों की घोर गैर जिम्मेदाराना आचरण के कारण ही। उम्मीद की जा रही है कि संयम और अनुशासन का परिचय देने से इनकार कर रहे लोग राहुल गांधी की राय से प्रेरित नहीं होंगे और यह समझेंगे कि अगर भारत कोरोना के भयावह कहर से एक हद तक बचा हुआ है तो उसका एकमात्र कारण लॉकडाउन ही है। तो ये आर्टिकल पेज के एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़ है, क्योंकि आपको पता होगा कि इस समय कोई खेल प्रतियोगिता नहीं हो रही है, ना कोई बयान आ रहे हैं, इसलिए आईपीएल भी अब स्थगित हो गया है। तो एक न्यूज़ है कि कोरोना ने भारतीय फुटबॉल को भी जोरदार किक मारी है। लॉकडाउन की वजह से बाकी लोगों की तरह भारतीय फुटबॉलर भी घर में बैठने को मजबूर हैं। फुटबॉल अकादमी और कोचिंग कैंप बंद हैं, टूर्नामेंट नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण स्पॉन्सरशिप भी रुक गई है। आईसीएल का फाइनल खाली स्टेडियम में कराना पड़ा। राष्ट्रीय लीग भी पूरी नहीं हो पाई। तमाम फुटबॉल डेवलपमेंट प्रोग्राम अधर में लटक गए हैं। खिलाड़ियों, कोच, रेफरी से लेकर मैदान कर्मियों के वेतन पर प्रश्न चिन्ह
लग गया है। कोरोना की वजह से भारतीय फुटबॉल को पिछले एक महीने में करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुब्रत दत्ता ने बताया कि भारतीय फुटबॉल का वित्तीय आकार 500 से 600 करोड़ रुपए का है। अकेले आईएसएल 400 करोड़ रुपए का है। कोरोना के कारण अगर इस साल आईएसएल और राष्ट्रीय लीग के आगामी संस्करण का आयोजन नहीं हो पाया तो भारतीय फुटबॉल को कई करोड़ का घाटा उठाना पड़ सकता है। अब आज के पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, कोरोना से लड़ाई में भारत अब तक अव्वल, क्योंकि यहाँ पर अभी भी प्रति लाख पर बहुत कम संक्रमित मरीज हैं। अमेरिका में महज 9 दिनों में 20,000 से ज़्यादा की मौत हो गई है। भारत में 988 नए मामले आए हैं, जिसमें 13,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। फिल्म अभिनेता रंजीत चौधरी का निधन। अब रेडियो पर भी लगेगी बच्चों की क्लास। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एनसीईआरटी को आदेश दे दिया गया है कि इन सबकी क्लास के लिए व्यवस्थाएं की जाएं। खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 29.83 करोड़ टन निर्धारित किया गया है और एशिया में शून्य ग्रोथ की आशंका, ये आईएमएफ ने स्टेटमेंट दिया है। ये आज का यानी 17 अप्रैल 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।